एक बार फिर हम आपके सामने अपना काव्य दोष से संबंधित टॉपिक लेके आएंगे जो आपके हिंदी साहित्य में, या हम ये बात करें जो 12वीं कक्षा होती है, 12वीं कक्षा में जिन बच्चों के पास हिंदी साहित्य है या विशेष हिंदी है, उस विशेष हिंदी में 16 नंबर का एक काव्यांग परिचय के रूप में टॉपिक दिया गया है। उसी टॉपिक को लेकर के हम अपना अध्ययन बिंदु यहाँ जारी कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो हमने काव्य गुण से संबंधित जारी किया था और आज उसी काव्य गुण के बाद में अगला विषय बिंदु बन लेके आ रहे हैं और वो है अपना काव्य दोष। तो प्यारे बच्चों, आज हम काव्य दोष की चर्चा कर रहे हैं। आज का अपना अध्ययन बिंदु है काव्य दोष। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि काव्य गुण और काव्य दोष आपके एग्जाम में 2 नंबर कवर करते हैं और पूरा का पूरा जो काव्यांग परिचय है उस काव्यांग परिचय का टोटल वेटेज 16 नंबर का है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 16 नंबर को हम कैसे कवर करेंगे और इस प्रकार से हम कवर करेंगे कि आपके जो एग्जाम में 2 नंबर कवर करते हैं वो काव्य गुण और काव्य दोष से संबंधित है। तो आपके आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो काव्य गुण के बारे में पूछा जा सकता है या फिर काव्य दोष के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम काव्य दोष की चर्चा करेंगे। तो काव्य दोष की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इससे पहले हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा था और काव्य गुण के बारे में हमने ये पढ़ा था जो काव्य में या काव्य को पढ़ने के पश्चात या किसी रचना को पढ़ने के पश्चात हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या हम ये कहें कि हमें जब रस की उत्पत्ति होती है या रस की प्राप्ति होती है तो उसमें सहायक जो तत्व होते हैं वे काव्य गुण कहलाते हैं। और इसी प्रकार से हम इसी काव्य गुण का उल्टा कर देते हैं तो समझ लेना कि वो काव्य दोष बन जाते हैं। तो काव्य दोष का मतलब इस प्रकार से हो गया। इसकी परिभाषा ऐसे भी अब हम लिख सकते हैं, जब काव्य में या रचना में रस के बाधक तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। अब बाधक तत्व कौन सी होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ एक शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। अगर इस प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं तो समझ लेना कि वो बाधक या समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो वे ही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रचना को पढ़ते समय रस उत्पन्न करने में बाधक जो तत्व होते हैं उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही काव्य दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा या काव्य दोष की परिभाषा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार क्या हैं। अब हम प्रकार की बात करेंगे। पहला दोष हम लेके आए वो है श्रुति कटुत्व दोष। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम इसके शब्द को समझेंगे। ये श्रुति का मतलब क्या होता है, कटुत्व का मतलब क्या होता है। इसमें प्यारे बच्चों 2 शब्द हैं। एक तो है श्रुति, और श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या है? सुनना। और एक शब्द है कटुत्व का मतलब होता है कड़े। अब इन दोनों शब्दों को लेकर के ही आप परिभाषा बना सकते हैं। अब परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे कि ऐसी रचना, हम रचना का नाम क्यों ले? क्योंकि हम काव्य की बात कर रहे हैं। उसी काव्य को भी लेकर करके हम बात कर सकते हैं कि ये रचना है। ऐसी रचना जिसको
पढ़ते समय, पढ़ते समय या सुनते समय, या हम ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं सुनते समय, सुनते समय कटु शब्दों का अनुभव करें। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी रचना जिसको सुनने पर हमें हमें क्या हुए ऐसे शब्द जिसको हम सुनना पसंद नहीं करेंगे वो ही क्या कहलाएंगे, श्रुति कटुत्व दोष के रूप में कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया, एक चारपाई है या फिर एक मेज़ है, अगर हम उस मेज़ को एकदम से खिसकाएंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी, कर्र की आवाज़ आएगी। तो इस प्रकार की जो कर की आवाज़ आ रही है तो क्या आप उसको सुन पाएंगे? तो ये स्वाभाविक है कि सुनने के बाद हमारे कानों को अप्रिय लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो सुनने पर हमें अप्रिय लगे। तो इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सुनने पर अप्रिय लगे। अप्रिय का मतलब हमें पसंद नहीं है, ऐसी ध्वनि को हम दोबारा सुनना पसंद नहीं करते। तो इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब हो जाता है तो वे हमारे काव्य में कहलाते हैं श्रुति कटुत्व दोष कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कटर कटर, तंडुल चबात तंडुल चबात, हरी हंसी हंसी की। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ हरि तो है कृष्ण, वो हरि हंसते हंसते क्या चबा रहे हैं, तंडुल गन्ना चबा रहे हैं। और किस प्रकार से गन्ना चबा रहे हैं, लेकिन उसमें कर कर की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो हमें सुनने पर अच्छे नहीं लगते, तो इसी को हम कहेंगे ये श्रुति कटुत्व दोष है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, अगला दोष अपना आता है वो है ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष, अब ग्रामत्व दोष का मतलब क्या हो गया कि ग्रामत्व दोष उसे कहेंगे, ग्रामत्व का अर्थ समझे। इसी ग्रामत्व का मतलब होता है ग्रामीण, कि अब हम इसको लेकर के कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, या हम किसी वाक्य रचना में या हम बात करते समय कई बार क्या करते हैं कि बात करते समय हम कुछ एक गांव के शब्द जो होते हैं उन शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं, और उनका प्रयोग करने के बाद में हमें एक प्रकार से भद्दा सा महसूस होता है। तो उस प्रकार के शब्द जब हमारी वाक्य रचना में आ जाते हैं तो समझ लेना कि वे क्या क्या कहलाएंगे, ग्रामत्व दोष कहलाएंगे। इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो देखिए, जब रचना में या वाक्य में, जब वाक्य में गंवारू शब्दों का या हम ये कहें जब वाक्य में गंवारू शब्द या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हम कई बार बात करते हैं, बात करते समय हम ये कहते हैं कि मान लो, एक एग्जाम्पल मैं ये इस प्रकार से दे सकता हूँ, बात करते समय अरे कहाँ जा रहा है, ये तो हमारा हो गया सभ्य संस्कार के रूप में वाक्य बन गया। यहाँ ये हम ये कहें कि ये तो हमारा एक प्रकार से शुद्ध हिंदी के रूप में एक वाक्य का उच्चारण कर दिया, कहाँ जा रहा है। अब इसी कहाँ को हम ये बोल दें कठे जा रहा है या कठे जा रहे हो। ये एक जो कठे शब्द आया है या कठे जो वाक्य में शब्द का प्रयोग हमने किया है, ये किस प्रकार का है, ये कठे एक प्रकार से ग्रामीण शब्द ही है। अगर किसी वाक्य रचना में हम इस प्रकार के गांव के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं तो समझ लेना कि वो एक प्रकार से ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ग्रामत्व दोष को समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगला दोष है अपना 3 नंबर पे अश्लीलत्व। अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष का मतलब यह होता है कि उसमें कोई भद्दापन नजर आए। क्या है? भद्दापन नजर आए, या इसको हम ये कहें कि जब कोई पंक्ति में कोई घृणास्पद बात प्रयुक्त हो जाए
या जब पंक्ति में गणनास्पद या लज्जास्पद या जिस शब्द को लेकर के हम गर्णित हो जाएं या हमें लज्जा महसूस होवे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जब पंक्ति में गर्णास्पद या लज्जास्पद शब्दों का प्रयोग हो जाता है, शब्दों का प्रयोग होता है, वहां कौन सा दोष होगा? वहां विद्यार्थियों दोष होगा अश्लीलत्व दोष होता है। अब इसका एग्जाम्पल ले, जैसे हम बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिसका अर्थ हम गांव की भाषा में अलग प्रकार से समझ जाते हैं। इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल लेवें, जैसे हम कह सकते हैं रावण, जैसे रावण और अंगद का संवाद होता है रामचंद्रिका में, तो उसमें एक पंक्ति दी गई है कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, वैसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इस पाद का मतलब होता है पैर, लेकिन हम गांवों के लोग इस पाद का मतलब हम अपान वायु समझ लेते हैं। क्या है ये? अपान वायु। अपान वायु एक प्रकार से क्या होती है? बिल्कुल लज्जास्पद वाली बात होती है। अगर हम इस लज्जास्पद शब्दों का प्रयोग करते हैं तो समझ लेना कि वहाँ अश्लीलत्व दोष होगा। तो यहाँ अश्लीलत्व शब्द कौन सा है, या गर्णास्पद शब्द कौन सा है, या लज्जास्पद शब्द यहाँ पाद के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर हम किसी पंक्ति के साथ करते हैं तो समझ लेना कि वहाँ किस प्रकार का दोष होगा, इसी प्रकार का दोष होगा अश्लीलत्व। अब हम अगले दोष की चर्चा करते हैं। अगला दोष है अपना क्लिष्टत्व दोष। 4 नंबर पे हम लेके आए क्लिष्टत्व दोष। इस क्लिष्टत्व का मतलब होता है कठिन, और इसी कठिन को लेकर के हम इस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं कि जब पंक्ति में या किसी रचना में शब्दों का अर्थ समझने में कठिन लगे या शब्द हमें समझने के लिए बहुत हार्ड लग रहे हैं, या शब्दों का जो अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि वहाँ कौन सा दोष हो गया? क्लिष्टत्व दोष हो गया। इस क्लिष्टत्व दोष का एक एग्जाम्पल हम सूरदास की पंक्ति से ले सकते हैं कि सूरदास ने इस प्रकार से जब गोपी विरह का वर्णन किया तब गोपियों ने एक पंक्ति बोली थी। उस पंक्ति का नाम है, मैं यहाँ नाम उल्लेख कर रहा हूँ, वेद नखत ग्रह जोरी के को बरजे हम खात। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका मतलब ये तो हो गया वेद तो 4 होते हैं, नक्षत्र, ये इनको जोड़ करके हम क्या खाते हैं? हम वो खाते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये निकलता है, देखिए इसका मतलब क्या निकलता है। वेदों की संख्या तो है यहाँ 4 होती है, नक्षत्र, कुल नक्षत्र हमारे पुराण में होते हैं 27, ग्रह हमारे अब तो फिलहाल 8 हैं, लेकिन पहले 9 के बारे में ग्रह की संख्या दी गई थी। अब इनको जोड़िएगा, 27 और 9 31 होते हैं, 27 4 31 होते हैं, और ये 9 बिल्कुल 40 हो जाते हैं। अब इस 40 का मतलब क्या है? को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, और फिर बाद में इसको आधा कर दो। किसको? 40 को आधा कर दो, क्या हो गए? 20 हो गए। अब 20 का मतलब क्या होता है? ये 20 का मतलब ये विष है, या ये विष है, और इस विष का मतलब होता है जहर। इस विष का मतलब होता है जहर। अब गोपियां ये कहते कि हम श्री कृष्ण के विरह में हम जहर खाते हैं, और जहर किस प्रकार का? ये प्रकार से इस प्रकार के पंक्ति का प्रयोग करते किया जा रहा था। तब उसके सामने एक, किसके सामने? जो संदेश वाहक था उसके सामने इस प्रकार का उच्चारण करते हैं जो उसके लिए बहुत कठिन लगा। तो इसी प्रकार के शब्दों को हम कह सकते हैं कि ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं जो समझने में हमें दिक्कत महसूस होती है, तो समझ लेना कि वहाँ क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ हम अगला दोष लेके आए।
अगला 5 नंबर पे दोष हम लेके आए वो है अक्रमित्व दोष, और अगला है 6 नंबर पे दुष्कृमित्व दोष। अक्रमित्व दोष का मतलब हम यहां समझें, अगला दोष है अपना अक्रमित्व दोष। अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व का अ का मतलब हो गया रहित। रहित किसके रहित? जो क्रम से नहीं हो। तो जो वाक्य में जो शब्द होंगे वो क्रम से नहीं आएंगे तो समझ लेना कि वहां अकर्मत्व दोष हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखें? जब वाक्य में शब्द का क्रम असंगत हो वहां क्या होगा? वहां प्यार बच्चों वहां यही इसी प्रकार का दोष होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल वही रावण अंगद का संवाद चलता है, तो उस संवाद में एक पंक्ति आती है, वो है अमानुषी भूमि वानरो करो। इसका मतलब ये है कि ये भूमि है, ये भूमि शब्द पहले आना चाहिए था। इसी प्रकार से कोई शब्द अगर क्रम से रहित हो जाता है या क्रम में नहीं आता है तो समझ लेना कि वहाँ अक्रमित्व दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी का उल्टा एक प्रकार से दुष्कृमित्व दोष भी माना जाता है, जिसको हम बात करते हैं 6 नंबर पे, वो आता है दुष्कृमित्व दोष। अब दुष्कर्मत्व का मतलब, दुष् का मतलब वो बेकार का कर्म हो जाता है। इसमें हम ये कहें कि अगर हम लोग शास्त्रों की बात करते हैं या शास्त्रों के कर्म के हिसाब की बात करते हैं या वाक्य में जिस प्रकार से शब्द बने होते हैं उसकी दृष्टि से ये बिल्कुल अक्रमित हो जाता है या अनुचित हो जाता है। या हम ये कहें लोक शास्त्र की दृष्टि से, लोक शास्त्र की दृष्टि से अनुचित हो। अगर इस प्रकार के शब्द होंगे तो समझ लेना कि अक्रमित्व का मतलब ये हो गया शब्द अलग हो गए, और दुष्कर्मित्व का मतलब लोक शास्त्र की दृष्टि से उनका प्रयोग उचित नहीं होता। न्यून पदत्व दोष। अब न्यून पदत्व का मतलब क्या होगा? न्यून का मतलब होता है पद में कम शब्द होंगे। क्या होंगे? न्यून का मतलब होता है कम। किसमें? पद में। किसी पद में या किसी वाक्य में कम शब्द हों या कोई एक शब्द को छोड़ दिया जाता है तो समझ लेना कि वहाँ न्यून पदत्व दोष माना जाता है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब वाक्य में कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। या हम ये कहें कि इसमें जो शब्द होते हैं, कोई एक शब्द को छोड़ दिया जाता है, अगर वो छूट जाता है तो समझ लेना कि वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। तो इसी का उल्टा एक दोष और होता है, वो है अधिक पदत्व दोष। अब इस अधिक पदत्व दोष का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है। न्यून में तो हो गया कोई एक शब्द कम पड़ गया, और अधिक पदत्व में एक शब्द अधिक आ गया। इस प्रकार के वाक्य में या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो वो ही क्या कहलाता है? वो न्यून पदत्व और अधिक पदत्व दोष कहलाता है। तो न्यून पदत्व में हम एग्जाम्पल इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आऊँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे हम बाजार जाएंगे और वहाँ खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ न्यून पदत्व दोष यहाँ ऐसे उत्पन्न हो गया। यहाँ ये तो सही है, हम बाजार जाएंगे और वहाँ खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? यहाँ कोई ना कोई शब्द कम पड़ गया, इसलिए यहाँ एक शब्द की जरूरत यहाँ महसूस हो रही है। अगर यहाँ किसी शब्द को हम खा जाते हैं या हम छोड़ देते हैं तब तो वहाँ ये हो जाता है कि ये न्यून पदत्व दोष है, यहाँ एक शब्द की आवर्ती और होनी चाहिए थी।
अब अधिक पदत्व में मतलब अधिक पदत्व में हम ये कह दें हम बाजार जाएंगे और वहां कुछ अधिक और अधिक सामान खरीदेंगे, हमने ये लिख दिया सामान खरीदेंगे। अब देखिए इसमें अधिक से अधिक शब्द कौन से हो गए, हम बाजार जाएंगे और वहां सामान, यहां मैंने लिख दिया, ये तो हो गया सामान, कुछ अधिक और अधिक, ये जो शब्द है, ये जो पद है, ये इसमें अधिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब वाक्य में इस प्रकार से शब्द अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो वहां अधिक पदत्व दोष हो जाता है। इसी प्रकार से अगला दोष, ये तो हो गया अगला दोष। अभी अगला दोष लेके आ रहे हैं हम, वो है अपना च्युत संस्कृति दोष। अगला दोष है च्युत संस्कृति दोष। तो बच्चों इस दोष के बारे में हम ये कहें कि ये दोष इस प्रकार का होता है जो व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण की दृष्टि से अकर्मित हो, या हम ये कहें कि व्याकरण की दृष्टि से अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है नियम के बिल्कुल विरुद्ध होता है, या हम ये कहें व्याकरण की दृष्टि से अकर्मित हो, या हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से अनुचित हो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो समझ लेना कि वहां हमारा काव्य का दोष ये च्युत संस्कृति दोष के बारे में बन जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ये लें, मान लो हम किसी स्त्रीलिंग शब्द के साथ हम पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का दोष वहाँ उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेके आऊँ, एग्जाम्पल के बारे में मैंने ये कह दिया, जैसे एक स्त्रीलिंग के रूप में एक नाम लेता हूँ, जैसे सीता क्या खाती है, हमने इसका शुद्ध रूप में इस प्रकार से प्रयोग किया, सीता क्या खाती है, हमने ये वाक्य बनाया। अब मान लो इसको हम इस प्रकार से लिखें, सीता क्या खाता है, तो ये क्या उचित है? अब ये देखिए आप खुद ही बताएंगे कि ये सीता स्त्रीलिंग है लेकिन ये क्रिया का रूप है, ये पुल्लिंग के रूप में आया है, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से ये अनुचित है। अनुचित है क्या है, ये खाता नहीं होना चाहिए था, ये खाती होगी। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या इस प्रकार से हम व्याकरणिक दृष्टि से उस क्रम को खराब कर देते हैं तो समझ लेना कि वहाँ च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारे काव्य शास्त्र के जो दोष हैं वो इतने ही प्रकार के होते हैं। बाकी अगर हम और डीपली से अध्ययन करते हैं तो टोटल काव्य दोष कम से कम भी 16 प्रकार के दोष बन जाते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल ये 8 या 9 प्रकार के जो दोष होते हैं वही हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ तक ही हम सीमित रहें। अगर इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में 2 नंबर काव्य गुण और काव्य दोष से जुड़े हुए हैं वो आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इस अध्ययन बिंदु से विराम लेना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।